ऑडियो 2 पुस्तक बच्चे बढ़ाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी न मारें। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। प्रगति या अभिशाप। निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि पुरखों की अपेक्षा हम शिक्षा, संपत्ति एवं सुविधा साधनों की दृष्टि से कुछ आगे ही बढ़े हैं। अब से 2 शताब्दी पहले रेल, मोटर, वायुयान, बिजली, रेडियो आदि कहाँ थे? इतने स्कूल कॉलेज भी नहीं थे और कल कारखाने भी कहाँ थे। जिन बातों में हम पूर्वजों से आगे बढ़ रहे हैं, उनमें एक बात यह भी सम्मिलित है कि हम ऊंचे उठ रहे हैं। चरित्र, साहस, मजबूती एवं दूरदर्शिता की दृष्टि से न सही, शरीरों की ऊंचाई तो कुछ बढ़ ही गई है। वैज्ञानिक अन्वेषण के अनुसार पिछले 100 वर्षों में मर्दों की ऊंचाई का औसत 9 सेंटीमीटर और स्त्रियों का 6.5 सेंटीमीटर बढ़ गया है। 100 वर्ष पहले 14 से 16 वर्ष के किशोर जितने ऊंचे होते थे, उसकी तुलना में वे अब 17 सेंटीमीटर अधिक ऊंचे होते हैं। इस प्रकार किशोरावस्था में यह वृद्धि चरम सीमा पर है। इसकी तुलना में बच्चों, तरुणों और वृद्धों पर अपेक्षाकृत बहुत कम फर्क पड़ा है। युवावस्था के चिन्हों के प्रकट होने में 100 वर्षों में 2 वर्षों की जल्दी होने लगी है। अब लड़कों में 12 और 14 वर्ष के बीच तथा लड़कियों में 10 और 12 वर्ष के बीच यौवन चिन्हों का प्रकटीकरण आरंभ हो जाता है, जबकि 100 वर्ष पहले इससे 2 वर्ष बाद होता था। पिछले दशक में संसार में सबसे लंबा पुरुष अमेरिका का रॉबर्ट इग रहा है, जिसकी ऊंचाई 9 फीट 6 इंच थी। स्त्रियों में सबसे लंबी स्त्री बर्लिन निवासी मारीना वेग रही है। यह 8 फुट 4 इंच ऊंची थी। पुरुषों में रॉबर्ट इग के बाद 2 व्यक्तियों का नंबर आता है। वे दोनों ही 9 फुट 3 इंच के हैं। इनमें से एक इंग्लैंड के टी इवांस और दूसरे फिनलैंड के कामानस हैं। बिजली, रेडियो, रेल, मोटर, जहाज, तार, टेलीफोन आदि अनेकों वैज्ञानिक उपकरण हमारे लिए अनेकों सुविधा साधन जुटा रहे हैं। कल कारखानों ने उद्योग व्यवसायों को बढ़ाया और मनुष्य अपेक्षाकृत अधिक धनी हुआ है। स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, शासन जैसे क्षेत्रों में आशाजनक प्रगति हुई है। इन सब पर दृष्टिपात करते हुए सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हम पुरखों की अपेक्षा कहीं आगे हैं। केवल 2 ही क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें क्रमशः निरंतर पीछे हटते और नीचे गिरते चले जाते हैं। वे हैं सद्भावना और चरित्र निष्ठा। संभवतः इन्हें चतुरता और स्वार्थ परायणता की तुलना में हेय समझा गया है, प्रतिगामी माना गया है और उन्हें उपहास पूर्वक पीछे छोड़ दिया गया है। फलतः बढ़े हुए सुविधा साधन रहते हुए भी हम अपेक्षाकृत अधिक दरिद्र, अधिक दुखी और अधिक दयनीय बन गए हैं। आज का मनुष्य बहुत निराश है, पर उसका कारण अभाव, भय या पीड़ा नहीं, वरन आस्थाओं की समाप्ति है। आदमी सोचता है वह किस लिए जिए, किसके लिए जिए, कौन उसे प्यार करता है, किससे वह प्यार करे। इन प्रश्नों के उत्तर उसे नहीं मिलते। फलतः वह अधिकाधिक निराश होता चला जाता है। आंतरिक खींच को मिटाने के लिए कभी वह हिप्पी, अव्यवस्थित, पलायनवादी बनता है और कभी उद्दंड, उच्छृंखल, आतताई के रूप में क्रूर कर्म करता है। भीतरी असंतोष की आग को बुझाने के लिए वह इन 2 घड़ों को टटोलता है, पर उनमें भी पानी कहाँ है। तेल भरी इन कुप्पियों को उड़ेलने पर उसे उद्विग्नता से छुटकारा कहाँ मिलता है। निर्धन देशों को अगणित समस्याओं में उलझे हुए देखकर कहा जाता है कि इनकी सुख शांति धनाभाव के कारण नष्ट हो गई है। इसी प्रकार यह भी कहा जाता है कि दरिद्रतावश लोग कुमार्ग अपनाने पर उतारू होते हैं।
पर ऐसा सोचना तथ्यों के विपरीत है। क्या गरीबी ही अपराधों की एकमात्र जड़ है? इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें अमीर और गरीब देशों के बीच चल रही अपराध वृद्धि की होड़ का अनुपात देखना होगा। अमेरिका में हर व्यक्ति की औसत आमदनी 5,000 रुपये वार्षिक है। फिर भी उस देश में प्रति सेकंड 18 अपराध होते हैं। उत्तर प्रदेश औसत आमदनी की दृष्टि से 260 रुपये वार्षिक पर गुजारा करता है, पर उसमें 2.5 मिनट पर एक अपराध होने का औसत है। कहाँ 1 सेकंड में 18 है और कहाँ 2.5 मिनट में एक। यह लगभग 2,500 गुना अंतर हुआ। रूस भी अमेरिका से हर बात में होड़ लगा रहा है। वहां कठोर शासन तथा नियंत्रित समाज व्यवस्था है। आर्थिक कठिनाइयां भी बहुत नहीं हैं, फिर भी अपराध चिंताजनक गति से बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन वालों की शिकायत है कि 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के लड़कियां भी इन्हीं थोड़े दिनों में दूनी संख्या में शराबी हो गए हैं। वे इस छोटी उम्र में अन्य बुरी लतों से ग्रस्त होकर मन की आवश्यकता पूरी करने के लिए तरह तरह के अपराधों को अपनाते हैं। सच्चाई यह है कि लक्ष्य विहीन जीवन सदा अशांत ही रहेगा, भले ही विलासिता के कितने ही अधिक साधन उपलब्ध होते चले। निर्धनों और अशिक्षितों की तुलना में धनी और सुशिक्षित लोग अधिक खिन्न उद्विग्न पाए जाते हैं। अमेरिकी चलचित्रों में अभिनय करने वाली अभिनेत्रियों में कुछ समय पूर्व मर्लिन मुनरो मूर्धन्य स्थान पर थी। अपनी सुंदरता, कला, स्फूर्ति, मुस्कान, थिरकन और सुरीली आवाज के कारण वह करोड़ों चित्रपट दर्शकों के मस्तिष्क पर छाई रहती थी। वह कला प्रेमियों के हृदय की रानी रही है। उसने अपने अभिनय का पूरा मूल्य वसूल किया, करोड़ों रुपए कमाए और ऊंचे दर्जे के धनी तथा सुखी लोगों में गिनी गई। उससे प्रणय निवेदन करने के लिए एक से एक सुंदर, स्फूर्तिवान तथा साधन संपन्न व्यक्तियों की लंबी लाइन लगी रहती थी। इनमें जो जो सर्वोत्तम जचे उन्हें उसने वरण भी किए, लेकिन दूर का आकर्षण अधिक निकट आने पर समाप्त हो गया और कुछ ही दिन बाद तलाक देना पड़ा। यह परीक्षण उसने बार बार नए उत्साह और नए अनुभव लेकर किया। एक के बाद एक 3 विवाह किए और उन सबको तलाक दे दिया। एक भी उसे लायक न जचा जिसे वह हृदय दे सकती और उसका हृदय पा सकती। किसी से भी उसे सुख नहीं मिला। इसलिए निराश होकर उसने यह प्रयोग बंद कर दिया और इस निश्चय पर पहुंची कि विवाह से कोई लाभ नहीं, वरन एक जंजाल ही गले में बांधना है। स्टेज पर हंसते हंसाते उसने प्रायः जवानी काट दी। वाहवाही भी मिली और पैसा भी, पर शांति एवं संतोष का कभी एक क्षण भी उसने नहीं देखा। लोगों से, उनके व्यवहार से, जमाने के ढर्रे से उसके मन में बेहद घृणा पनपती रही। एक आंख से कटाक्ष और दूसरी आंख से असीम तिरस्कार का दोहरा खेल उसे आए दिन खेलना पड़ा। अंत में वह थककर चूर हो गई। अंतर्द्वंदों ने उसे भीतर ही भीतर खोखला कर डाला। ढलती आयु में उसने अपना पेशा छोड़ दिया। छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। मानसिक तनावों ने उसकी निद्रा छीन ली। अनिद्रा के साथ साथ खीज भरे उद्वेग उसे सताते रहे। आंतरिक विक्षोभों से संतप्त होकर उसने एक दिन यही फैसला किया कि इतनी नीरस और कर्कश जिंदगी जीने से कोई लाभ नहीं। सो उसने मुसीबत के वक्त थोड़ा बहुत साथ देने वाली नींद की गोलियों को ही अपनी छाती से लगाया। शीशी खोली और एक के बाद एक दर्जनों गोलियां खाती चली गई। अंत में उन्हीं के साथ लिपटकर सदा के लिए सो गई। सवेरे दरवाजा तोड़कर उसका मृत शरीर निकाला गया तो उस पर विषाद और निराशा की गहरी छाया छाई हुई थी। यों चेहरे की सुंदरता तब भी बनी हुई थी और दौलत भी अपनी जगह सुरक्षित थी। आज की प्रगति जिसे सभ्यता का नाम दिया जाता है,
देखने में आंखों को चकाचौंध करती है, बहुत आकर्षण होते हुए भी नितांत खोखली है, क्योंकि उसके पीछे ना तो ऊंचे लक्ष्य हैं और ना कोई आदर्श। मात्र विलास, तृष्णा और अहंकार की पूर्ति के लिए विविध विधि आडंबर बनाने में लोग निरत रहते हैं। जिस तरह भी हो सके बिना नीति अनीति का विचार किए अधिकाधिक सुख साधन एकत्रित किए जाएं और जितना उपभोग संभव हो उसे बिना किसी मर्यादा का ध्यान रखे पूर्ण स्वेच्छाचारी बनकर भोगना चाहिए। इसी तथाकथित प्रगति और सभ्यता का दुष्परिणाम आज हम सबके सामने है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अंग्रेजी भाषा के 87 वर्षीय महाकवि एजरा पाइंड का भी सन 1972 में देहावसान हुआ है। उन्होंने अपनी अधिक लोकप्रिय कविता में यह बताने का प्रयत्न किया है कि हम सभ्यता के व्यामोह में फंसे हुए वस्तुतः आदिम काल के जंगलीपन को अपनाने के लिए चल पड़े हैं। स्टेनिस्लाव एंड्रेस्की न तो कवि हैं और न साहित्यकार। वे विशुद्ध विज्ञान वेत्ता हैं, पर उन्होंने आज के वैज्ञानिक युग को भ्रांतियों का जमाना कहा है और इस तथ्य को उन्होंने जादूगरों की दुनिया नामक ग्रंथ में भली प्रकार सिद्ध किया है। वे कहते हैं, हम खोजते और बनाते तो बहुत कुछ हैं, पर उसका जो उपयोग करते हैं उससे प्रगति का नहीं, अवगति का ही पथ प्रशस्त होता है। साधनों की वृद्धि स्तर की क्षति। प्रगति और उन्नति के नाम पर मनुष्यों ने ऐसे साधनों का ही विकास किया है जिनके कारण वह स्वयं को अधिकाधिक साधन सुविधाओं से संपन्न कर सके। उसका स्वयं का नैतिक, चारित्रिक और आत्मिक स्तर ऊंचा उठ सके, ऐसे कोई प्रयास विशेष नहीं हुए। परिणाम यह हुआ कि साधन सुविधाओं से लैस मनुष्य जो पहले जीविकोपार्जन और जीवन संघर्ष में ही व्यस्त रहता था, अब खाली और सुविधामय रहने लगा। स्पष्ट है कि खाली दिमाग में कुछ ना कुछ करने की बात उठती ही रहती है। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि आज का मनुष्य संकल्प, लक्ष्य व जीवन शिक्षा के अभाव में अवगति की ओर ही अग्रसर हुआ और कतिपय बुद्धिजीवियों ने इस अवगति को मनुष्य का सहज स्वभाव निरूपित करते हुए उसे पतन के गर्त में गिरने के लिए और भी योग दिया। कामुक उत्तेजना, सेक्स, यौन आनंद और ऐसी ही क्षुद्र क्रीड़ाओं को ही जीवन का तत्व निरूपित करने के जो प्रयास चल रहे हैं उन्हें दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाना चाहिए। आजकल कामुक उत्तेजना भड़काने के लिए जितना साहित्य लिखा और छापा जा रहा है, जितनी तस्वीरें बिक रही हैं, जितने गीत, वाद्य, अभिनय और फिल्म चल रहे हैं, उन सब के बनाने, प्रचारित करने और उपयोग करने में जितनी धन शक्ति और जनशक्ति लगती है, उसका लेखा जोखा लिया जाए तो प्रतीत होगा कि यह उद्योग युद्ध और नशे की तुलना में किसी भी प्रकार कम नहीं है। उसके दुष्परिणाम उन दोनों के सम्मिलित उपद्रव की अपेक्षा कहीं बढ़कर हैं। इस भड़की हुई उत्तेजना से लोग अपना शारीरिक, मानसिक और नैतिक स्वास्थ्य किस बुरी तरह नष्ट करते हुए खोखले बनते जा रहे हैं, उसके निष्कर्षों का मूल्यांकन करने पर प्रतीत होता है कि यह मंद गति से संपन्न होने वाली आत्महत्या है। उसके सामाजिक दुष्परिणाम कितने भयानक होते हैं। गृहस्थ जीवन की शालीनता किस प्रकार नष्ट होती है और पीढ़ियां किस प्रकार कुसंस्कारी बनती जाती हैं, इसका विवेचन सहज ही नहीं हो सकता। प्रकृति की एक सामान्य सी क्रीड़ा को जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता के स्तर तक पहुंचा देना इसी बुद्धि चमत्कार का काम है जिसने कामुकता भड़काने के कुकृत्य को एक अच्छा खासा व्यवसाय बनाकर रख दिया है। तरह तरह के श्रृंगार प्रसाधन इसी वर्ग में गिन लिए जाएं, तब तो यह संसार का सर्वप्रथम उद्योग बन जाएगा और प्रतीत होगा कि अन्न उत्पादन से भी अधिक शक्ति कामोत्तेजना भड़काने के लिए झोंक दी गई है। ध्वंस में लगी इस मानवीय क्षमता के कारण चारित्रिक स्तर में गिरावट, रोग, बीमारियां,
अशक्तता और उच्छृंखलता जैसे अनर्थ व दुष्प्रवृत्तियां तो बढ़ ही रही हैं। उनमें एक अनर्थ ही इतना भयंकर है कि उसके लिए विश्व के सभी मनीषी, विचारक, वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ हर कोई चिंतित है। वह समस्या है अनियंत्रित संतानोत्पादन के कारण उत्पन्न होने वाला जनसंख्या विस्फोट। अनियंत्रित संतानोत्पादन और मौज मजे की जिंदगी इस युग की दो ऐसी दुष्प्रवृत्तियां हैं जो प्रकृति के सुव्यवस्थित क्रियाकलापों को चुनौती देकर महाकाल को विविध विधि आपत्तियों में धकेल देने के लिए बाध्य कर रही है। जनसंख्या नियमन आज की खाद्य, शिक्षा, चिकित्सा, आजीविका एवं युद्ध से भी बड़ी समस्या है। उस एक समस्या को मूल और अन्यों को पत्ते कहा जा सकता है। जड़ को काटने मिटाने से काम चलेगा, पत्ते तोड़ने से नहीं। जनसंख्या सीमित हो तो धरती के अनुदानों से, प्रकृति संपदा से लाभान्वित हुआ जा सकता है और विभिन्न प्रकार के टकरावों से बचा जा सकता है। अस्तु यदि संसार के विचारशील लोग इस समस्या के समाधान के विभिन्न उपाय सोच रहे हैं और विवेकवान वर्ग विभिन्न प्रयोग कर रहे हैं, तो यह सराहनीय चेष्टा ही कही जाएगी। एक ओर मानवता भूख की समस्या से भयाक्रांत है, तो दूसरी ओर जनसंख्या वृद्धि उस समस्या को और भी विकराल बनाए दे रही है। इन समस्याओं का हल खोजने के लिए संसार के मूर्धन्य मस्तिष्क चिंतित हैं। कई उपाय सोचते हैं, पर इन समस्याओं पर काबू पाने का कोई कारगर उपाय हाथ नहीं लग रहा है। हाँ, इतना अवश्य स्पष्ट हो जाता है कि आत्यंतिक परिणाम जो भी हो, अंतिम उपाय जो भी निकले, अगली शताब्दी तक यदि इस समस्या पर व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक दृष्टि से गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया, तो उसके बड़े भयंकर परिणाम होंगे।